हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो लेकर जिसका मेन कंसेप्ट है हाउ टू रजिस्टर एन आईटी कंपनी इन इंडिया। यानी कि किसी भी आईटी कंपनी को अगर इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईटी कंपनी होती क्या है। अब आईटी कंपनी वो कंपनी होती है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग, ये सब इन सब फील्ड में काम करने वाली कंपनियां आईटी कंपनीज होती हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि रजिस्ट्रेशन की नीड क्या है, जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड आईटी कंपनी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी आईटी कंपनी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेती है तो उसे सबसे पहले लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जिससे उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो उस कंपनी को प्रेफरेंस प्रोवाइड होगी। यानी कि अगर कोई भी कंपनी इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेती है तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालेगी तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा उसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, जिससे उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट क्या क्या प्रोवाइड होते हैं किसी भी आईटी कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद। जिसमें से में सबसे पहला बेनिफिट है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन लेती है तो उसके बाद वो अपना इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है, जैसे कि वो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा सकती है और किसी फॉरेनर कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है। और दूसरा बेनिफिट है इसका फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि इसके अंदर गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट, ग्रांट्स, सब्सिडीज, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इन सब में प्रेफरेंस मिलती है। तीसरा इसका मेजर बेनिफिट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। यानी कि अगर कोई भी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन लेती है इंडिया में, उसके बाद वो अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा सकती है, जिस जो लीगल फ्रेमवर्क द्वारा सेफ गार्ड रहेगा। अब अगला मेन कंसेप्ट है हमारा कि स्टेप क्या क्या फॉलो होते हैं आईटी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में। मेजरली इसमें 4 स्टेप ही फॉलो होते हैं। पहला, जिसमें जिसमें आता है रिजर्व एंड चूज अ यूनिक नेम ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर किसी भी कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसे सबसे पहले एक अपना नेम डिसाइड करना पड़ेगा, जिस नाम से वो कंपनी आगे फ्यूचर में वर्क करना चाहती है। और उसका नाम नेम ऐसा होना चाहिए जो दूसरी कंपनी से इंडिकेट ना करता हो, यूनिक होना चाहिए। और उसके अलावा वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करे, और उस नेम की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। और जो दूसरा जो इसका मेन स्टेप होता है वो होता है ऑब्टेन डीएससी एंड डिन। यानी कि जो जो डायरेक्टर इस कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करेंगे उनके पास दिन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा। अगर और जो जो शेयर होल्डर है उनका डीएससी भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी भी कंपनी में 3 से ज्यादा डायरेक्टर हैं तो 3 डायरेक्टर का डीएस डिन तो हमें इनकॉर्पोरेशन के साथ ही मिल जाएगा। और 3 से ज्यादा जितने भी डायरेक्टर होंगे उनका हमें अलग से डिन लेना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो है प्रिपेयर एंड फाइल डॉक्यूमेंट। यानी कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं एमसीए के द्वारा, एमसीए में जो नीड होते हैं। ठीक है, और उन्हें एमसीए के पोर्टल पे फाइल करना पड़ता है। चौथा इसका मेजर पॉइंट है, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करनी पड़ती है, जिसके बाद हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आधार कार्ड, जो उसका परमानेंट एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा। और उसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम उसका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की नीड होगी हमें। और उसके परमानेंट एड्रेस के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल, इन दोनों में से कुछ कोई एक चाहिए होगा। यूटिलिटी बिल के अंदर मोबाइल बिल या फिर वाटर बिल भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों मस्ट है। इसके अलावा डायरेक्टर की फोटो हमें चाहिए होगी। अगर डायरेक्टर के पास दिन और डीएससी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसका हमें अप्लाई करना पड़ेगा DIR-2 में। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट एंड लेटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे कि कंपनी का नेम, सबसे पहले कि नेम हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि कंपनी की नेम किस नेम से रन करना चाहती है।
ठीक है। उसके अलावा कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि जो कंपनी फॉर्म हो रही है वो किस फील्ड में काम करेगी। ठीक है। ठीक है, ये चीज। उसके अलावा कंपनी का जहाँ रजिस्टर ऑफिस है वहाँ के लैंडलॉर्ड से एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी, एनओसी हमें वहाँ के लैंडलॉर्ड से चाहिए होगी। उसके अलावा जिस और जो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस रहेगा वहाँ का यूटिलिटी बिल, ये हमें चाहिए होगा किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी को फॉर्म क्या क्या फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है स्पाइस पार्ट ए, इसका दूसरा नाम रन है। इसी के अंदर कंपनी अपना नेम रिजर्व करती है। इसके अंदर कंपनी को अपनी डिटेल फाइल करनी पड़ती है कि उसे, यानी कि उसे क्या क्या नेम चाहिए। ठीक है, नेम के ऑप्शंस देने पड़ते हैं और एमसी को जो सुटेबल लगता है वो उसे अलॉट करेगी, और जो नेम अलॉट हो जाता है, ठीक है, वो 20 डेज तक ही वैलिड है, यानी कि कंपनी को 20 डेज के अंदर ही सारा अपना इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज नेम 20 डेज के बाद नेम एक्सपायर हो जाएगा। अब अगला फॉर्म जो होता है वो होता है स्पाइस पार्ट बी। अब इसी यही कंपनी का मेजर फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कंपनी की डिटेल्स, डायरेक्टर की डिटेल्स, शेयर होल्डर की डिटेल्स, किस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर है, ये सब जाती है, ये सब डिटेल डाली जाती है। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन का मेन फॉर्म होता है। अब अगला फॉर्म है अजाइल प्रो। इसके अंदर जो डिटेल डाली जाती है वो होगी ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इन सब की डिटेल जाती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन होता है, कंपनी चाहे तो अजाइल प्रो में भी फाइल करके जीएसटी नंबर ले सकती है। उसके अलावा चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कुछ टाइम पीरियड बाद भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में ले सकती है। ठीक है, अगला जो फॉर्म होता है वो होता है आईएनसी 33। इसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। इसके अंदर कंपनी के 5 क्लॉज डिसाइड होते हैं, जिनके 5 क्लॉज को डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, कंपनी का नेम क्या है। दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस क्लॉज, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यानी कि और कैपिटल क्लॉज। ठीक है, अगला जो फॉर्म होता है वो होता है आईएनसी 34। इसके अंदर बेसिकली कंपनी के रूल्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होता है। अब अगला फॉर्म जो होता है वो होता है आईएनसी 9। अब इसके अंदर जो डायरेक्टर जो होते हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं। अब डिक्लेरेशन बहुत सारी चीज़ों के बारे में देते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डायरेक्टर बनने के लिए, उनके पास उन पे कितने पुलिस केस चल रहे हैं या फिर पेंडिंग है या फिर चले थे, इन सब के बारे में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। ठीक है, इन सब फॉर्म को फाइल कर देने के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट एक्यूरेट हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंस क्या होते हैं। अगर कोई भी कंपनी आईटी कंपनी रजिस्ट्रेशन ले लेती है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ टाइम पीरियड बाद उसका पैन और टैन आ जाता है। अगला जो स्टेप होता है उसे जीएसटी रेगुलेशन, यानी कि अगर उसने अजाइल प्रो में जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसे बाद में जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली जो कॉम्प्लायंस है वो होती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अगर जिस दिन कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसे अपना ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा और उसे रेगुलर। हेलो दोस्तों, जैसे कि अब तक हमने बात की कि आईटी कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, तो हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी को क्या क्या और सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर रजिस्ट्रेशन और कराना पड़ता है। जिसमें सबसे पहला आता है, अगर आईटी कंपनी इंडिया के बाहर अपने सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रही है तो सबसे पहले उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। अब वो लेते कैसे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कि की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर कंपनी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दो चीज़ें आती हैं, इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। अब जो इम्पोर्टर्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि अगर कोई भी आईटी कंपनी अगर इंडिया के बाहर से इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रही है तो उसे भी आईईसी कोड लेना पड़ेगा। उसके अलावा आईईसी कोड कस्टमर क्लियरेंस में भी मदद करता है। अगर आईटी कंपनी इंपोर्टर कर रही है तो उसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए बैंक आईसी कोड की डिमांड करेगा, तो वो भी उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है आईसी कोड। अब बात करेंगे एक्सपोर्टर, सेम ये भी इंपोर्टर की तरह, अगर आप आउटसाइड इंडिया के बाहर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हो
तो आपको आईएफएससी कोड लेना पड़ेगा। और अगर और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो भी आपको आईएफएससी कोड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होते हैं। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। उसके बाद स्टेक होल्डर के पैन, आधार, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा कंपनी के रजिस्टर ऑफिस का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लैंडलाइन बिल, इन दोनों में से कोई एक। और कंपनी का पैन पैन नंबर, टैन नंबर और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके अलावा कंपनी के जिस बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन करोगे आप, उसकी डिटेल्स। ठीक है, अब बात करेंगे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो आपकी डीजीएफटी की साइट पे जाके होता है। उसके बाद आपको फॉर्म फाइल करना पड़ता है और फॉर्म के अंदर सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप फीस पे कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद डीजीएफटी का कंसर्न पर्सन आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करता है, और अगर सारे डॉक्यूमेंट ओके होंगे, ठीक है, एक्यूरेट होंगे, तो आपको डीजीएफटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की डीजीएफटी की साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। अब डीजीएफटी है क्या? डीजीएफटी एक डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। अब इसका काम ये होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्मूथली वर्क कराना। तो इस तरीके से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगला जो रजिस्ट्रेशन है वो आईटी कंपनी को एसटीपीआई के अंदर लेना पड़ता है। अब एसटीपीआई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अब इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, बट हम मेजरली 3 बेनिफिट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। ठीक है, यानी कि अगर जो कंपनी एसटीपीआई के अंडर रजिस्टर्ड है, वो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10A और 10B के एग्जेम्पशन इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी एसटीपीआई के अंदर रजिस्टर होगी, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट पे उसे ड्यूटी फ्री होगी। ठीक है, उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस को हसल फ्री बनाता है ये। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला, जिस सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इंडिया में बना होना चाहिए। उसके अलावा जो कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, यानी कि इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसकी सब्सिडरी या ब्रांच इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए, जो इंडिया से ऑपरेट करेगी। ठीक है, हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना और अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना। अब वो कहाँ फाइल होती है? वो होती है एसटीपीआई के पोर्टल पे जाके। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेप आता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी कि एसटीपीआई का जो एसटीपीआई की अथॉरिटी है, वहाँ का कंसर्न पर्सन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा जो आपने एप्लीकेशन में सबमिट किए हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेल एंड गुड होते हैं, ओके होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, तो आपको वो एक अप्रूवल देगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसे हम एसटीपीआई सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि आपका फिर एसटीपीआई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? सबसे पहले हम बात करें कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, यानी कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद कंपनी के एमओए और एओ की कॉपी, और अगर कंपनी लीज पे है तो लीज डीड, या फिर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। और एसटीपीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया होता है उसकी एक कॉपी, और आईसी सर्टिफिकेट। उसके अलावा आप जिस कस्टमर से आउटसाइड इंडिया में डील कर रहे हो उसके एग्रीमेंट की एक कॉपी। हम बात करेंगे डायरेक्टर्स के प्रोस्पेक्टस से क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले डायरेक्टर की आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, और उनके एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करें कंपनी के बैंक डिटेल्स की। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले रिसेंट बैंक स्टेटमेंट फाइल की जाती है। ठीक है, रिसेंट बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। उसके अलावा बैंक से कंफर्मेशन लेटर की भी नीड होती है एसटीपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एसटीपीआई का अगर सारे वेल एंड गुड होते हैं तो आपको मिल जाता है। अगला जो रजिस्ट्रेशन आता है वो होता है सॉफ्ट टैक्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट टैक्स के एक्सपोर्ट को ईजी बनाता है, स्मूथली करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। इसका सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन से आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी कंट्री को इंडिया के बाहर। और दूसरा जो है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, यानी कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन है तो आप
इजीली कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करेगा, एक्सपेंड कर सकते हो आप बिजनेस को। और तीसरा जो है लीगल कंप्लायंसेस। अब ये सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि आपने इंडियन लॉ एंड रेगुलेशन को कॉम्प्लाई किया है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो कंपनी इंडिया में रजिस्टर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो कंपनी के पास जीएसटी और एसटीपीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी का एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सके। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इंडिया, यानी कि जो जिस सॉफ्टवेयर को वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वो सॉफ्टवेयर इंडिया में ही डेवलप्ड होना चाहिए। आप इंडिया के बाहर से सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले डायरेक्टर की प्रोफाइल के लिए, यानी उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड। ठीक है, और बैंक से एडी कोड चाहिए होता है, यानी कि बैंक आपको एडी कोड की डिक्लेरेशन देगा। और कंपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड है वहाँ का उसका एड्रेस प्रूफ। ठीक है, अगर वो लीज पे है तो लीज डीड, रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। उसके अलावा कंपनी के एमओए या एओए की कॉपी। ठीक है, और एसटीपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था उसकी कॉपी भी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन आपको एसटीपीआई रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अगला जो सर्टिफिकेट है वो है आईईसी सर्टिफिकेट, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, क्योंकि आईईसी के बिना आप एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, तो उसकी भी एक कॉपी चाहिए होती है। उसके अलावा जिस कस्टमर के साथ आप इंडिया के बाहर डील कर रहे हो उसके एक एग्रीमेंट की भी कॉपी। अब इसका प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसके सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है आरबीआई की वेबसाइट पे जाके। वहाँ पे एक सॉफ्टेक्स फॉर्म होता है उसके अंदर। ठीक है, अब जब आप फॉर्म फाइल कर देते हो तो वहाँ का कंसर्न ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट और फॉर्म वेरीफाई करता है, और सारे डॉक्यूमेंट ओके होने पर, एक्यूरेट होने पर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है 24 to 48 आवर्स में, जिससे आपको सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। उसके अब जब आप तीनों चीज़ों में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, यानी कि आप जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन लेते हो उसके आप बेनिफिट को इजीली एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।